नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी। बुलेटिन की शुरुआत ज्योतिरादित्य सिंधिया के दौरे से जुड़ी खबर से। सिंधिया फिर भोपाल के दौरे पर आ रहे हैं। देखा जाए तो जून में ये उनका दूसरा दौरा होगा। तो सवाल उठ रहे हैं कि क्या है सिंधिया और उनके दौरों का संदेश। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। 22 जून को फिर भोपाल आ रहे हैं सिंधिया। जून में ही सिंधिया का दूसरा दौरा। जंबो कार्य समिति का भी पहला मंथन होगा। बढ़ती सक्रियता का क्या इशारा? ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश के 3 दिवसीय दौरे पर फिर आ रहे हैं। 22 जून को वो एक बार फिर भोपाल आएंगे। 3 दिनों तक वो अलग अलग शहरों में भी जाएंगे। शिवपुरी, कोलारस और लुकबासा में स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होंगे। वहीं गुना, अशोकनगर, मुंगावली, सिरोंज में भी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। पिछली बार 9 जून को वो 3 दिवसीय प्रदेश के दौरे पर आए थे। सबसे पहले सिंधिया भोपाल आए। यहाँ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा के साथ उनका लंच था। फिर सीएम शिवराज से मिले थे। इसके बाद रात को डिनर मंत्री गोपाल भार्गव के यहाँ था। पिछली बार सिंधिया के दौरे से ठीक पहले जंबो कार्य समिति का ऐलान हो गया था, जिसमें सिंधिया समर्थकों को ज्यादा तवज्जो दी गई थी। अपने दौरे के दौरान ग्वालियर में सिंधिया पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया के घर भी मिलने गए थे। अब सवाल ये है कि इस बार भी क्या कोई बदलाव होने जा रहा है? श्रीमंत ज्योतिरादित्य जी भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, स्थायी आमंत्रित सदस्य हैं और प्रदेश की राजधानी आना या देश की राजधानी जाना इसके कोई मायने नहीं होते। वो तो निरंतरता बनी रहती है और वो पूर्व में भी आते रहे। पूर्व में भी सतत अपने संसदीय क्षेत्र में या अन्य जिलों में जैसे भिंड हो, मुरैना हो या श्योपुर हो, गुना हो, इस तरह सभी जिलों में वो सदैव जाते रहे। उनकी सक्रियता सदैव बनी रही। वैसे देखा जाए तो इस बार सिंधिया के प्रस्तावित दौरे के दौरान ही जंबो कार्य समिति की पहली बैठक भी होने जा रही है। 22 जून को 3 दिवसीय दौरे पर सिंधिया एमपी आ रहे हैं, तो 24 जून को बीजेपी कार्य समिति की बैठक भी होनी है। मध्य प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर में ज्योतिरादित्य सिंधिया कहीं भी नजर नहीं आए। अब अचानक सिंधिया जी का मध्य प्रदेश का दौरा चालू हो गया। इसके पीछे कारण भाजपा की कार्य समिति में अपने लोगों को शामिल कराना और जिस हिसाब से मध्य प्रदेश में असंतोष की बगार चल रही है, निगम मंडल की नियुक्ति की बात चल रही है, तो कहीं न कहीं सिंधिया जी इस बहती गंगा में हाथ धोने का काम कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि इस दबाव की राजनीति कर, जिसमें वो माहिर हैं, कहीं न कहीं बड़ी संख्या में अपने लोगों को पद दिला सके, निगम मंडल में नियुक्ति दिला सके। वैसे सिंधिया जब भी आते हैं तो चर्चा में छाए रहते हैं। पिछली बार का ही जिक्र करें तो उनके आने के साथ ही निगम मंडल में नियुक्तियों के कयास लगाए गए। केंद्रीय मंत्रिमंडल में विस्तार की अटकलें भी लगीं। बीजेपी के दिग्गजों से सिंधिया की मुलाकात को उनकी छवि से जोड़कर देखा गया। लेकिन यहाँ एक बात और गौर करने वाली ये भी है कि पिछली बार सिंधिया के दौरे के बाद सीएम शिवराज दिल्ली रवाना हुए थे। पीएम मोदी से उनकी मुलाकात भी हुई थी। एक बार फिर सिंधिया एमपी आ रहे हैं, लेकिन इस बार शिवराज के दिल्ली दौरे के बाद वो एमपी में होंगे। तो क्या माना जाए, सिंधिया की सक्रियता के पीछे कोई वजह है या फिर वो सिर्फ कार्यक्रमों में भाग लेने आ रहे हैं? जुगल किशोर शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल। मध्य प्रदेश में नाम बदलने के फार्मूले पर बीजेपी के साथ साथ अब कांग्रेस भी मैदान में उतर आई है। हलाली नदी, ईदगाह हिल्स, होशंगाबाद के नाम बदलने की मांग के साथ साथ अब एक प्राचीन शहर ग्वालियर के नाम को बदलने की मांग भी जोर पकड़ने लगी है और कांग्रेस नेता ने भी ये मांग उठाई है और इसका समर्थन बीजेपी सांसद ने भी किया है। बेहद दिलचस्प बात। शेक्सपियर ने कहा था, नाम में क्या रखा है। लेकिन अगर वे आज के मध्य प्रदेश में होते तो शायद उनकी सोच ही बदल जाती, क्योंकि यहाँ शहरों, नदी नालों, सड़क चौराहों का नाम बदलने की जैसे होड़ सी लगी हुई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कुछ महीने पहले ही होशंगाबाद जिले का नाम नर्मदापुरम करने का ऐलान किया था और अब ग्वालियर का नाम बदलने की मांग शुरू हो गई है। वीरांगना लक्ष्मीबाई के बलिदान दिवस पर कांग्रेस ने ग्वालियर का नाम बदलकर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई नगर किए जाने की मांग की है। गुना सांसद केपी यादव ने भी कांग्रेस के इस मांग का समर्थन किया है। केपी यादव का कहना है कि वीरांगना के नाम पर किसी शहर का नाम होता है तो ये बहुत ही अच्छी बात है।
प्रजातंत्र है, अगर लोगों की ऐसी इच्छा है तो बिल्कुल करना चाहिए। अगर लोगों की भावनाएं हैं तो उनके अनुरूप सरकारों ने काम करना चाहिए और हमेशा ये होता आया है। बिल्कुल, अगर ऐसे वीरांगना के नाम पे किसी शहर का नाम होता है तो बहुत ही अच्छी बात है। देश की आज़ादी में उस यज्ञ में आहुति दी है, उन सभी की पहचान होनी चाहिए, उनको वो सम्मान मिलना चाहिए जिनको नहीं मिला है। जाहिर है कि राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जब से बीजेपी का दामन थामा है, तब से कांग्रेस रानी लक्ष्मीबाई की शहादत को लेकर सिंधिया पर हमलावर है। वो कोई भी मौका नहीं छोड़ती है जिससे सिंधिया और उनके परिवार पर तंज कसा ना जाए। सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता में लिखा है, उसने साफ कहा है कि किसने गद्दारी की और किसने रानी लक्ष्मीबाई की शहादत दिलाई। ग्वालियर सिर्फ इसलिए अहम नहीं है कि यहाँ रानी लक्ष्मीबाई की समाधि है, बल्कि ये प्राचीन नगरों में से एक भी है। इसका महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि इतिहास में ये एक प्रमुख सांस्कृतिक शहर के रूप में कई सालों से जगमगाता रहा है और ग्वालियर शहर साहित्य, संगीत, काव्य, चित्रकला सहित दूसरी कलाओं में भी सर्वोपरि रहा है। ऐसे में अगर शहर के नाम बदलने की मांग तेज होती है तो इस पर सियासत भी जोर पकड़ेगी। प्रहलाद सेन, बंसल न्यूज, ग्वालियर। नाम बदलने का मुद्दा तो इस देश में हमेशा रहा ही है। मद्रास चेन्नई हो गया, बेंगलुरु हो गया, बम्बई, बॉम्बे, मुंबई हो गया और होशंगाबाद जो है नर्मदापुरम हो गया। तो ये सिलसिला चलता भी रहे तो किसी को कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मध्य प्रदेश सरकार कर्मचारियों को बड़ी राहत देने जा रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि 1 से 31 जुलाई तक, यानी 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक ट्रांसफ़र पर लगे बैन को हटाया जा रहा है। इतना ही नहीं, ट्रांसफ़र करने का अधिकार मंत्रियों को मिलेगा। ये है खबर सर। दरअसल बजट सत्र के दौरान कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया था कि 1 से 31 मई के बीच ट्रांसफ़र हो सकेंगे, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर की वजह से इस पर पानी फिर गया और प्रस्तावित नीति को लंबित कर दिया गया। प्रस्तावित नई नीति में कोरोना से गंभीर रूप से बीमार हुए सरकारी कर्मचारी को तबादले से छूट मिल सकेगी। वहीं सीएम ने कोरोना के वेरिएंट डेल्टा प्लस पर भी कहा है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट पर केंद्र सरकार को रिपोर्ट भेजी जाएगी। आपको ये बता दें कि एक दिन पहले ही भोपाल में एक 65 वर्षीय महिला डेल्टा प्लस पॉजिटिव पाई गई है और देश में यानी भारत में ये 7वां मामला है जहां डेल्टा प्लस का मरीज मिला है। ये कोरोना का एक और ख़तरनाक स्वरूप है और ये डेल्टा जिसने दूसरी लहर में भारत में तबाही मचा दी, उससे भी और ज़्यादा म्यूटेट हुआ और ख़तरनाक एक वायरस है। म्यूटेशन के बाद का वेरिएंट का पता लगने के बाद सरकार सतर्क हो गई है और आपको, हमको, सबको सतर्क रहना है, क्योंकि जितना हम सतर्क रहेंगे कोरोना से बेहतर तरीके से लड़ पाएंगे। पिछले साल भी कोविड का संकट था। इस बार भी हमने तय किया था कि प्रशासनिक और मानवीय आधार पर कुछ स्थानांतरण जरूरी है, लेकिन फिर कोविड का महासंकट आ गया तो वो स्थानांतरण से जो प्रतिबंध हटाया जाना था वो नहीं हटाया गया। अब हमने तय किया कि 1 जुलाई से 31 जुलाई के बीच प्रशासनिक आधार पर या अत्यंत संवेदनशील मानवीय आधार पर स्थानांतरण किए जा सकेंगे। हमने डेल्टा के बारे में भी केंद्र सरकार को भी सारे तथ्य भेजे हैं। हमको सावधान रहने की जरूरत है। मैं ये अपने नागरिकों से जरूर कहना चाहूँगा, बहनों और भाइयों से, कि अगर सावधानी नहीं रखी तो हम फिर बड़े संकट में घिर सकते हैं। इसलिए दुनिया चलाते हुए हम लोग सावधानी रखें। तो सर, वैक्सीन लगवाते रहिए। 18 प्लस के जितने लोग हैं घर में, आपने भी जो ली हो वैक्सीन, उसके बाद आगे बढ़िए और ख़ास तौर से कोई संदेह, कोई शंका मन में मत रखिए। और सबसे बढ़िया तरीका है कि वैक्सीनेशन के बाद भी मास्क को मत छोड़िए, ख़ास तौर से जब आप पब्लिक प्लेसेस में जाते हैं या ऐसी जगहों पर जाते हैं जहां आपके साथ
और लोग भी मौजूद हों, चाहे ये आपका कार्यक्षेत्र, आपका ऑफिस हो, बाज़ार हो या ट्रैवल करते समय आप ट्रेन में हो, बस में हो या किसी और परिस्थिति में हो। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। तीसरी लहर को लेकर केंद्र सरकार किस तरह महातैयारी कर रही है, उसकी एक झलक आज सामने आई। कोविड-19 फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक क्रैश कोर्स लॉन्च किया है। इसके साथ ही उन्होंने महामारी कोविड-19 को लेकर देश को तैयार रहने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि क्रैश कोर्स के जरिए 1 लाख वॉरियर्स को महामारी का सामना करने के लिए तैयार किया जाएगा। इस क्रैश कोर्स प्रोग्राम की शुरुआत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की गई। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 के जरिए देश भर के 26 राज्यों में 111 ट्रेनिंग सेंटर्स में ये कार्यक्रम शुरू होगा। उम्मीद है कि 2 से 3 महीने में ये क्रैश कोर्स पूरा भी हो जाएगा। तो तीसरी लहर की जो तैयारी है उससे निपटने की भी पूरी तैयारी हम शुरू कर चुके हैं। कोरोना महामारी की दूसरी लहर और भारत में उसके बुरे प्रभाव के बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता कायम है। अमेरिकी डेटा इंटेलिजेंस फर्म मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे के मुताबिक ग्लोबल लीडर्स में यानी वैश्विक परिदृश्य पर जो भी महत्वपूर्ण नेता बड़े देशों के भी हैं, उनकी रैंकिंग में मोदी शीर्ष पर हैं, टॉप पर हैं। उनकी लोकप्रियता को 100 में से 66 नंबर्स मार्क्स मिले। फर्स्ट डिवीजन में मोदी जी पास हुए हैं। इस सर्वे में अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्राजील, फ्रांस और जर्मनी सहित 13 देशों के नेताओं को शामिल किया गया था। हालांकि सर्वे में बताया गया है कि पिछले 1 साल में मोदी की लोकप्रियता में 20% की गिरावट भी आई है। फिर भी जून की शुरुआत तक 66% लोग मोदी को पसंद करते हैं। सर्वे में भारत के 2126 लोगों को शामिल किया गया था। इसमें से 28% लोगों ने मोदी की लोकप्रियता को अस्वीकार भी किया। तो टॉप पर बने हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ग्लोबल लीडर से टक्कर लेते हुए बाइडेन को भी पीछे छोड़ा है और दिग्गज नेता जो वर्ल्ड ग्लोबल सिनेरियो से हैं उनको पीछे छोड़कर आगे बढ़े हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। श्रीमान नरेंद्र मोदी जी दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं। यह हम नहीं कहते, जमाना कहता है। अमेरिकी डेटा इंटेलिजेंस फर्म ने एक सर्वे किया और उस सर्वे में दुनिया के सारे नेताओं में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय माननीय मोदी जी है। ये हम सबके लिए, हमारे देश के लिए गर्व का विषय है। समय बीतने के साथ ही कोरोना पर आए दिन कुछ न कुछ नए खुलासे भी हो रहे हैं और नई नई जानकारियां भी सामने आ रही हैं। अभी तक देश के कई बड़े शहरों में सीवेज लाइन में कोरोना वायरस मिलने की पुष्टि हुई थी, लेकिन नई जानकारी के मुताबिक ऐसा पहली बार है अब प्राकृतिक जल स्रोत में भी कोरोना वायरस का पता चला है। गुजरात के अहमदाबाद में साबरमती नदी में कोरोना वायरस की मौजूदगी का पता चला है। वैज्ञानिक इस बात को लेकर हैरान हैं। साबरमती के साथ ही कांकरिया, चंदोला झील से भी लिए गए सैंपल में कोरोना वायरस मिलने की पुष्टि हुई है। इतनी बड़ी संख्या में लिए गए सैंपल्स के कोरोना वायरस उसमें पाए जाने की पुष्टि होने के बाद वैज्ञानिकों ने असम के गुवाहाटी में भी नदियों के पानी का सैंपल लेकर जांच की। शोध में पता चला कि असम की भारू नदी से लिए गए सैंपल में कोरोना वायरस मौजूद था। तो ये पहला मौका है जब प्राकृतिक जल स्रोत वहाँ कोरोना वायरस की मौजूदगी और उसके मौजूद होने का प्रमाण साफ तौर पर अहमदाबाद में और असम से मिला है। उधर साबरमती में कोरोना वायरस मिलने के बाद
मध्य प्रदेश में भी नदी के पानी की जांच की मांग उठने लगी है। इंदौर से बीजेपी विधायक रमेश मेंदोला ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को इस संबंध में पत्र लिखा है। उन्होंने कहा है कि नर्मदा समेत मध्य प्रदेश की सभी मुख्य नदियों के पानी की जांच कराई जाए। खासतौर पर वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए इस बात की जांच कराई जाए कि कहीं उनमें कोरोना के वायरस की मौजूदगी तो नहीं है। इसको लेकर रमेश मेंदोला ने ट्वीट भी किया है और ये आप देख रहे हैं स्क्रीन पर उस पत्र की प्रति जो मुख्यमंत्री को लिखा गया है। एक ट्वीट भी किया है रमेश मेंदोला जी ने, जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं और कैलाश विजयवर्गीय जी के दाहिने हाथ मध्य प्रदेश की राजनीति में माने जाते हैं। छत्तीसगढ़ में अनलॉक हो चुका है, लेकिन शायद लंबे लॉक के बाद भी लोग जागरूक नहीं हुए हैं। मार्केट्स में भीड़ और सड़कों पर जाम के दृश्य नजर आने लगे हैं। ब्रिटेन से सबक लें सर हम लोग। और जो ये तस्वीरें हम देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की, वो तीसरी लहर के आशंका की तरफ भी इशारा कर रही हैं। बचिए सर, मत करिए, पहले आप ये रिपोर्ट देख लीजिए और सबक लें सर हम लोग। तीसरी लहर को न्योता, अनलॉक में लापरवाह लोग, ना मास्क न सोशल डिस्टेंसिंग, अनलॉक में कोरोना ऑन द रॉक्स। ये तस्वीरें हैं छत्तीसगढ़ की न्यायधानी बिलासपुर की, जहां अनलॉक के बाद लोगों की लापरवाही तीसरी लहर को न्योता देती दिखाई दे रही है। तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है, ना तो सोशल डिस्टेंसिंग है और ना ही कोई मास्क पहने हुए है। नतीजतन 24 घंटों में जहां 10 मरीज मिलना शुरू हो गए थे, वो एक बार फिर 23 हो गए हैं। बढ़े नहीं है, अभी 10 था, 10 से 23 हो गए हमारे। लेकिन ये अभी क्या है, लॉकडाउन खुलने से पूरा आना जाना शुरू हो गया है। एक ज़िले से दूसरे ज़िले में लोग जा रहे हैं, बाहर से भी लोग आ रहे हैं और प्रिकॉशन नहीं ले रहे हैं लोग। इसलिए थोड़ा हो सकता है कि कुछ केस बढ़ रहे हों, है ना। मास्क नहीं लगाते हैं लोग बाग, डिस्टेंसिंग नहीं रहते हैं, भीड़ भाड़ में हर जगह भीड़ लगी रहती है, ये सब कारण हो सकता है। एक बंसल न्यूज ग्राउंड जीरो पर पहुंचा और दुकानदारों से बात की। जब बंसल न्यूज ने बात की तो क्या कहा, आप खुद ही सुन लीजिए। मास्क क्यों नहीं लगाया? अरे लगा रहा हूँ सर, लगा रहा हूँ। सैनिटाइजर रखे हो? हाँ रखे। कहाँ है? अभी चाय पिए सर, ग्राहक दिखा रहे थे इसलिए बोल रहे। हाँ। और आपको पता नहीं है कि संक्रमण? नहीं नहीं, सही बात है सर, आपकी बात सही है। हाँ, लेकिन अभी उतारा हूँ सर, मैं क्या करूँ, अभी चाय पिया ना तो उतारा हूँ और फिर उसके बाद पहनना भूल गया था। जानलेवा हमला है ये तो खतरा ही है, ये तो बीमारी बहुत बड़ा ही बीमारी है, इससे हम मर सकते हैं, ऐसे बात नहीं है। अभी बात कर रहे थे, कुछ करके इसको निकाल दिए थे हम। अनलॉक जरूरी है आर्थिक गतिविधियों को फिर से शुरू करने के लिए। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं कि कोरोना खत्म हो गया है। ये कहना गलत नहीं होगा कि इस तरह का रवैया कहीं तीसरी लहर को न्योता ना दे दे। बिलासपुर से बंसल न्यूज के लिए उमेश मौर्य की रिपोर्ट। बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है सर, क्योंकि ब्रिटेन 21 जून को अनलॉक होने वाला था, लेकिन वहाँ तीसरी लहर की आशंका, जिस तरह से 97 दिन तक ब्रिटेन में लॉकडाउन रहा और अप्रैल के दूसरे सप्ताह में वहाँ अनलॉक होने की प्रोसेस शुरू हुई, लेकिन कोरोना ने बख्शा नहीं। हमें सावधान रहना है और जो लोग भी ये देख रहे हैं इस बुलेटिन को, उनसे हाथ जोड़कर करबद्ध प्रार्थना है कि गलती मत करिए, क्योंकि ये वायरस किसी अदृश्य दैत्य से भी खतरनाक है। ये किसी को बख्शता नहीं है और मास्क ही सुरक्षा है, चाहे आपने वैक्सीन लगवा ली हो, फाइजर, मॉडर्ना, कोई भी वैक्सीन हो, साहब सावधान रहिए। हमेशा चर्चा में रहने वाले बाबा का ढाबा के मालिक कांता प्रसाद ने सुसाइड की कोशिश की है। खबर के मुताबिक बाबा ने देर रात नींद की गोलियां खाकर जान देने की कोशिश की है। नींद की गोलियां खाने के बाद तुरंत ही उनकी तबीयत बिगड़ गई। कांता प्रसाद को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
उनकी हालत अब खतरे से बाहर बताई जा रही है। पुलिस इस मामले की आत्महत्या की कोशिश के नजरिए से जांच कर रही है। आपको ये बता दें कि चंद महीनों पहले कांता प्रसाद सोशल मीडिया पर एक वायरल वीडियो के जरिए देश भर में चर्चा में आए थे, जिससे रातों रात बाबा की किस्मत भी बदल गई थी। अपनी पत्नी के साथ दिल्ली में एक छोटा सा ढाबा चलाने वाले बाबा के ढाबे पर ऐसा सैलाब उमड़ा और पैसों का ऐसा सैलाब भी उमड़ा कि बाबा ने एक रेस्तोरां खोल लिया था दिल्ली में। कई लाख रुपए भी उन्होंने निवेश किए और खुद गल्ले पर बढ़िया किसी रेस्टोरेंट के संचालक की तरह बैठने भी लगे, लेकिन किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। कोरोना का फिर हमला हुआ और रेस्टोरेंट घाटे में चला गया और समझा जाता है कि इसी गम में कामता प्रसाद यानी बाबा द ढाबा के संचालक इन कामता प्रसाद जी ने सुसाइड अटेम्प्ट किया है। अब पता नहीं कैसे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अब हमें ना मालूम है। घर पर नहीं, ढाबे पे हमें बैठे रहे। अब 4 आदमी हो अंदर, 4 आदमी के बीच में हमें जाना बेकार है। कई बार लगता है कि किस्मत जब बदलती है तो कई उलटफेर भी करती है और अचानक का बदलाव बड़ा ख़तरनाक होता है। और ये अचानक का बदलाव बाबा की ज़िंदगी में कुछ देर के लिए अच्छाई तो लाया, लेकिन इसके तूफ़ान ने उन्हें हॉस्पिटल भी पहुंचा दिया। चलिए दुआ यही करते हैं जल्दी स्वस्थ होकर फिर लौटें और दाल फ्राई और अपने भोजन से फिर लोगों को प्रसन्न करें। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जम्मू कश्मीर से भारत सरकार ने आर्टिकल 370 क्या हटाया, पाकिस्तान क्रिकेट को काफ़ी नुकसान हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि आर्टिकल 370 और पाकिस्तान का क्रिकेट आपस में क्या कनेक्शन है, कैसे नुकसान हो गया। दरअसल भारत से नाराजगी जताने के चक्कर में पाकिस्तान सरकार ने अपने ही देश को एक सजा सी दे डाली क्रिकेट प्रेमियों को। 8 जुलाई से इंग्लैंड में होने जा रही इंग्लैंड पाकिस्तान क्रिकेट सीरीज को पाकिस्तान के किसी टीवी चैनल पर नहीं दिखाया जाएगा, क्योंकि दक्षिण एशिया में क्रिकेट मैच दिखाने के सभी राइट्स भारतीय कंपनी सोनी और स्टार के पास हैं। अब आप समझ ही गए होंगे कि आर्टिकल 370 से पाकिस्तानी क्रिकेट को क्या नुकसान उठाना पड़ रहा है। हालांकि पाकिस्तानी टीवी ने अपनी सरकार से आग्रह किया है कि उसे भारत की कंपनियों से एक समझौता करने की अनुमति दी जाए ताकि मैच का मजा पाकिस्तानी दर्शक भी ले सकें, लेकिन आग्रह को ठुकरा दिया गया है। और ये भी कहा गया है जब तक भारत 5 अगस्त 2019 की कार्यवाही यानी आर्टिकल 370 पर पुनर्विचार नहीं करता है, तब तक उससे कोई करार नहीं होगा। अब सवाल ये है कि जब मैच पाकिस्तान का है तो पाकिस्तान में ही उसे दिखाने के लिए भारत से समझौते की क्या जरूरत है। दरअसल ये चक्कर टीवी चैनल्स के राइट्स से जुड़ा हुआ है, अधिकारों से जुड़ा है। इसमें हजारों करोड़ रुपए लगे होते हैं। एक एक मैच दिखाने पर टीवी चैनल को 50 से 70 करोड़ रुपए तक देने होते हैं। वैसे आपको ये बता दें कि 3 तरह से क्रिकेट के राइट्स की बोली लगती है। नंबर 1 टीवी राइट्स, यानी जिस देश में मैच हो वहां के बोर्ड से खरीदे जाते हैं राइट्स। नंबर 2 डिजिटल राइट्स, मतलब मैच को डिजिटल मीडियम के राइट्स लेने होते हैं। नंबर 3 ग्लोबल राइट्स, यानी वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट के लिए ग्लोबल राइट्स खरीदने पड़ते हैं, वैश्विक अधिकार आपको लेना पड़ता है। तो इमरान साहब क्यों सजा दे रहे हैं आप, इतनी क्या नाराजगी है आपको 370 से? सर देखने दीजिए, पाकिस्तान के लोगों को टक्कर अच्छी होगी। शहडोल की बेटी पूजा वस्त्रकार का टेस्ट क्रिकेट टीम में चयन हुआ है। पूजा इन दिनों ब्रिस्टल में इंग्लैंड महिला टीम के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट मैच खेल रही हैं। इसी के साथ पूजा भारतीय महिला क्रिकेट टीम में टेस्ट डेब्यू करने वाली विंध्य की पहली क्रिकेटर बन गई हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी ट्विटर अकाउंट से ट्वीट करते हुए पूजा को बधाई दी है, जिसके बाद ही पूरे शहडोल जिले में खुशी की लहर छा गई है। बता दें कि 15 साल बाद मध्य प्रदेश की कोई महिला भारतीय महिला क्रिकेट टीम में सेलेक्ट हुई है और टेस्ट मैच खेल रही है। मध्य प्रदेश से ये पहला मौका है जब किसी महिला खिलाड़ी का सिलेक्शन नेशनल टीम के लिए हुआ है। पूजा वस्त्रकार चोटिल होने के बाद भी काफी दिनों तक
भारतीय टीम से बाहर थी। ठीक होने के बाद अब वो टेस्ट मैच खेल रही हैं। पूजा, छा जाओ इंग्लैंड में। हमारी पुरुष टीम भी इस समय वहीं पर डेरा डाले हुए। मध्य प्रदेश में हॉकी प्रेमियों के लिए अच्छी खबर है। मध्य प्रदेश राज्य महिला हॉकी अकादमी ग्वालियर से खेल चुकी 3 खिलाड़ियों का ओलंपिक महिला हॉकी टीम के लिए चयन हुआ है। रियो ओलंपिक की कप्तान रह चुकी पी सुशीला चानू के साथ मोनिका और वंदना कटारिया ओलंपिक में भारत का नाम रोशन करेंगी। बता दें कि सुशीला चानू ने मिडफील्डर रहकर कई बड़े टूर्नामेंट खेले हैं। वहीं फॉरवर्ड प्लेयर रही वंदना कटारिया ने मध्य प्रदेश टीम से झारखंड नेशनल गेम्स भी खेला है। यही नहीं, तीनों खिलाड़ी चानू, मोनिका और वंदना रेलवे में अपनी सेवाएं दे रही हैं। तो छा जाइए त्रिदेवी, छा जाइए। तो ये थी कुछ दमादम झमाझम स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई खबरें। और अब वक्त है आपसे इजाजत लेने का, तो मुझे दीजिए इजाजत। कल एक बार फिर इसी मंच पर, इसी प्लेटफॉर्म पर आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।